कैसे हो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका आपके अपने चैनल स्टडी ऑन मोरी एकेडमी। तो बच्चों, आज हम नए लेक्चर में आपके सामने नया ही लेसन लेकर आए हैं और लेसन का नाम आपके पास में देखिए, यूजुअली देखिए पर गति, यानी मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, यानी कोई गतिमान वस्तु है और वो सीधी रेखा में, यानी सरल रेखा बोल सकते हैं हम इसे। यूजुअली देखिए पथ वही होता है कि बिल्कुल सीधी रेखा में गति कर रहे हैं, तो जब उस पर वो गति करेगी तो उसकी इस गति को हम बोलते हैं सरल रेखीय गति या ऋजुरेखीय गति। तो बच्चों, सबसे पहले गति के बारे में इसमें डेफिनेशन तो बहुत सारी है आपके पास में। डेफिनेशन आपके पास वेग की भी है और त्वरण भी है, चाल भी है, आपके पास दूरी विस्थापन भी है। उनके बारे में तो हम बाद में करेंगे बात। और इससे पहले आप लोग थोड़ा देख लीजिए कि पहले हम जो मोशन कर सकते हैं वो किस किस डायरेक्शन में कर सकते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला काम आप लोग थोड़ा ध्यान देना, यहाँ नंबर 1 होता है एक विमीय गति, यानी वन डायमेंशनल मोशन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो आप लोग थोड़ा ध्यान देना। अगर कोई भी वस्तु हमारे पास में गतिमान वस्तु है, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, इधर गति कर रही हो या ऐसे बिल्कुल सीधी गति कर रही हो उसे, तो ऐसी गति को हम क्या करते हैं, एक विमीय गति, यानी कि एक ही दिशा में गति कर सकते हैं कोई वस्तु, तो उसकी उस गति को हम क्या बोलते हैं, एक विमीय गति। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि जैसे ट्रेन चल रही है पटरी पर, वो एक दिशा में गति करेगी। ठीक है, सड़क पर बस चल रही है, मोटरसाइकिल चला लो आप लोग, और अगर हम हाथ से बॉल को ऊपर की तरफ उछालें तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो एक ही गति, मतलब एक ही डायरेक्शन होगी, एक दिशा में होगी, और उसकी जो गति होगी वो एक दिशा में होगी, यानी कि ठीक है। तो यहाँ इस ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं, एक विमीय गति। अब बात करते हैं, थोड़ा सा समझ लेना इसके बारे में, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। अब है द्विविमीय गति। ये द्विविमीय गति है, और ये कैसी गति है बच्चों, आप लोग थोड़ा समझ लेना इसे भी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने एक्सिस पढ़े होंगे, आपके पास में एक्सिस होते हैं, एक तो ये मूल बिंदु हो गया आपके पास, और ये एक्स अक्ष हो गया, और ये हो गया आपके पास वाई अक्ष, और तीसरा जो अक्ष होता है वो आपके पास में जेड अक्ष होता है। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ये जेड अक्ष हो गया, तो इन अक्षों से हम समझ सकते हैं कि जो कोई भी वस्तु है वो तीन तरीके से मोशन कर सकती है, तीन डायरेक्शन में मोशन कर सकती है। एक्स अक्ष आपके पास इधर हो गया, वो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। अगर कोई वस्तु तीनों दिशाओं में गति कर रही है तो उसे हम बोलते हैं 3 डायमेंशन मोशन। ठीक है, और अगर दो डायरेक्शन में, इनमें से दो डायरेक्शन में गति कर रही है तो उसे हम बोलते हैं द्विविमीय गति, यानी कि क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशन मोशन। ठीक है, तो अब हमारे पास नंबर आ गया द्विविमीय गति का, यानी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से समझें। यदि कोई गतिमान वस्तु दो दिशाओं में गति करती है और वो भी सरल रेखीय गति, ठीक है, तो उसकी जो गति होगी वो कैसी होगी, द्विविमीय गति। इसका एग्जांपल आप लगा सकते हो जैसे करके, जैसे क्या हो सकता है इसमें, जैसे आप प्रक्षेप्य गति देखी होगी आपने और वृत्तीय गति देखी होगी। प्रक्षेप्य गति कैसी होती है बच्चों, आपने देखा होगा आपके पास में एक गति होती है इस टाइप की, जैसे आपने कोई बंदूक हो या आपके पास में, या कोई आपने पत्थर का टुकड़ा फेंक दिया हो, या कोई तोप से गोला छोड़ दिया हो, कुछ ऐसी टाइप की गति है। और जैसे आप उसे छोड़ोगे तो वो इस टाइप से गति करेगी, ऐसे। देखिए यहाँ से आपको क्या सीख मिलती है, आपको देखने को मिला भी होगा कि वो ऊपर की तरफ भी गति कर रही है और वो इधर से भी गति कर रही है, यानी कि यहाँ से दो दूरी तय कर रही है वो। देखिए आप लोग, एक तो ऊपर साइड में हाइट में भी जा रही है और दूसरी तरफ वो सामने भी जा रही है। ठीक है, तो ये 2 टाइप की गति होगी, यानी कि 2 दिशाओं में गति हो रखी है इसकी, तो ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं, द्विविमीय गति। ऐसा एग्जांपल आप एक और दे सकते हैं इसका, वृत्तीय पथ पर जो गति होगी वो भी 2 विमीय गति होगी, यानी द्विविमीय गति होगी। ठीक है, और तीसरे नंबर का आप थोड़ा ध्यान कर लीजिए, तीसरे नंबर का मैंने आपको वैसे बता भी दिया है, वो होगा त्रिविमीय गति, यानी 3 डायमेंशन मोशन। ये कैसी गति है, इसमें कोई भी गतिमान वस्तु 3 दिशाओं में स्वतंत्र होती है गति करने के लिए। और इसका एग्जांपल बहुत ही आसान है, वो एग्जांपल क्या होगा, जैसे बच्चों आपने देखा होगा किसी बर्तन में अगर हम क्या करते हैं, गैस को भर दें
तो गैस जैसे भरी जाएगी, उसके जो अणु होते हैं, वो जो अणु होंगे उसके, वो क्या करेंगे, वो फ्री होते हैं, वो तीनों दिशाओं में गति कर सकते हैं। तो जो गैस के अणुओं की गति होगी वो क्या होगी, यानी कि मैं लिखा नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ, वो त्रिविमीय गति होगी आपके पास। ठीक है, त्रिविमीय गति ये होगी आपके पास त्रिविमीय गति। ठीक है, 3 डायमेंशन मोशन। तो आशा करता हूँ कि आपके समझ में तीनों की तीनों गति आई होंगी। लेकिन बच्चों अब हम नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया है, इसके बाद हमारे पास में जो इस चैप्टर से संबंधित कुछ डेफिनेशन है और कुछ हमारे पास भौतिक राशियां हैं जिनके बारे में हम उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे और वो आपको समझनी भी है। तो सबसे पहले से मैं बच्चों आपके पास आया है दूरी तथा विस्थापन, यानी कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, वो आपको समझना है। और जो मैंने आपको ये बताया था, जैसे ही मैंने बोला था, अगर आप इनकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो अपनी नॉलेज के लिए, तो उन्हें भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो अपनी नोटबुक पे। ठीक है, तो देखिए अब आपके पास में आ गया, पहले हम एक्सप्लेन करेंगे दूरी को, यानी कि आपके पास डिस्टेंस होता है, जो दूरी, दूरी क्या होती है, आसान सी डेफिनेशन है। यदि कोई, ऐसे बोल सकते हो, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, यानी कोई गतिमान वस्तु है, जैसे गतिमान वस्तु आपको पता है गति करेगी और वो सरल रेखी गति कर रही है। ठीक है, तो उसके द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, सपोज करो आप यहाँ ए से चले, मोटरसाइकिल पर हो या आप खुद ही चल रहे हैं पैदल पैदल, तो आप गति तो करोगे ही और आप दूरी भी तय करोगे, और यहाँ पहुंच गए बी पर आप। ठीक है, बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद यहाँ से आपने मान लिया हमने कि आपने 5 मीटर की दूरी तय करी, तो ये दूरी की डेफिनेशन हमने दे दी है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, यानी जितना रास्ता उसने तय किया है उसे हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप लिख लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक, और इसका जो मात्रक होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका मात्रक होगा मीटर। चलो मैं लिख देता हूं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, दूरी क्या है। नाम मैंने इसका आपको बताया था, अंग्रेजी में नाम आप लिख सकते हैं डिस्टेंस, पता ही सभी को है। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है बच्चों, दूरी का जो मात्रक होता है, इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है, ये तो हमने मानक मात्रक माना, यानी कि जो यूनिट मानी है मानक स्टैंडर्ड है। बाकी आपको सभी को पता ही है, छोटे मात्रक भी हैं, मीटर से छोटे भी हैं, मीटर से बड़े भी हैं। मीटर से छोटे जैसे आपको पता है सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, वगैरह वगैरह। इसके बाद मीटर से बड़े भी हैं, किलोमीटर भी है, प्रकाश वर्ष भी है, सारे के सारे दूरी के मात्रक है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष का यूज कहाँ होता है, पार्सेक का यूज कहाँ होता है। जैसे मान लो कोई खगोलीय दूरी है, हम किसी, जैसे आप यूनिवर्स में जाओ ऊपर और वहाँ आपको किसी ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की दूरी नापनी हो, तो आप उसे प्रकाश वर्ष में नापेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। और एक बात इसके बारे में और बताऊंगा, दूरी जो होती है यह एक अदिश राशि है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अदिश राशि है बच्चों। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मैंने शायद जैसे पहले चैप्टर करा था मिमी विश्लेषण, उसमें मैंने आपको बताया था अदिश राशि किसे कहते हैं और सदिश राशि किसे कहते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों, थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से, मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ दोबारा। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो ऐसी जो भौतिक राशियां होती हैं, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं अदिश राशि, यानी कि उन्हें अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो दूरी भी जो आपके पास में है वो क्या है, एक अदिश राशि है। अब बात करते हैं सदिश राशियों की। वे भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सदिश राशियां। ठीक है,
ये मैंने आपको जैसे पहले चैप्टर कराया था मैंने, उसमें जो पहला लेक्चर था उसमें आपको डिटेल में समझा दिया था। अगर आपने हमारा चैनल नहीं देखा होगा, सॉरी आपने हमारी वीडियो नहीं देखी, तो आप जाकर हमारे चैनल में गलत हो रहा था, वैसे बीच में एडिट करना पड़ेगा मुझे। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो की लिंक देता हूं, तो आप उन लिंक पर जाकर हमारे उन वीडियो को देख सकते हैं और उन वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद हमारे पास में विस्थापन। विस्थापन, ठीक है बच्चों। ये विस्थापन आपके पास में डिस्प्लेसमेंट, और इसमें आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन होती है आपके पास। देखिए क्या होती है, ये तो सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। दूरी क्या होगी, कोई पथ तय किया किसी गतिशील वस्तु ने, उसकी लंबाई। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क है। विस्थापन के बारे में हम क्या बता सकते हैं आपको, विस्थापन क्या होता है, कोई वस्तु है वो प्रारंभिक स्थिति में कहीं रखी हुई है किसी पॉइंट पर, और जहां वो लास्ट में पहुंचती है तो वो लास्ट वाला पॉइंट है उसको मिलेगा, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के जो बीच की दूरी होती है उसे हम कहते हैं विस्थापन। ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं किसी गतिशील, इसकी डेफिनेशन में लिख लेते हैं, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कोई गतिमान वस्तु है जो मोशन कर रही है, और उसकी जो प्रारंभिक पोजीशन है और फिर लास्ट वाली जो अंतिम पोजीशन है उसकी, उनके बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी आपके पास में, और इसका मैं एग्जांपल आपको दोनों तरीके से दूंगा। देखो, जैसे दूरी और विस्थापन में अगर अंतर दिखाना चाहे तो अंतर भी दिखाऊंगा, एक डायग्राम बनाऊंगा मैं, आप लोगों से उतार लेना। लेकिन पहले मैं इसके बारे में डिस्कस कर लूं। यह विस्थापन तो मैंने आपकी डेफिनेशन दे दिया आप लोगों को। अब इसके बारे में थोड़ा सा, जैसे मैंने ये लिखा था, इसका मात्रक क्या है, विस्थापन का मात्रक भी मीटर ही होगा, तो इसका मात्रक भी आपके पास मीटर ही है। मीटर होता है, और एक चीज और, यह है एक, ये सदिश राशि होती है, सदिश राशि। ये काम करना है हम लोगों को, बस इतना हो गया। ये इसकी बारे में डिस्कस हो चुकी है, डेफिनेशन होगी, इसका मात्रक आपको बता दिया मैंने, मीटर है, और यह एक सदिश राशि है। ठीक है, अब अगर हम इन्हें देखना चाहें तो हम कैसे इन्हें शो कर सकते हैं, डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ से ऐसे नहीं करता, मैं ऐसे करूंगा। जैसे मान लो हमने यहाँ बिंदु हमारे पास ए है, और हम ए से बी तक गए, हमारे पास ये लो बी तक पहुंच गए, हमने यहाँ 3 मीटर की दूरी तय करी। बच्चों ध्यान से देखना, फिर उसके बाद हम बी से एक बिंदु हमने तीसरा लिया, सी पॉइंट लिया, और यहां हमने 4 ले लो, चलो 4 मीटर की दूरी तय करी। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप पहले ए से बी पर गए, फिर बी से सी पर गए। अगर बात करें यहाँ दूरी की, आपने डिस्टेंस कितनी तय की, देखिए आप पहले ए से बी तक कितनी दूरी तय करी आपने, 3, उसके बाद फिर बी से सी तक 4। अगर बात करें दूरी की, तो टोटल दूरी आपके पास में हुई, यानी कि कुल दूरी ये आपके पास हुई है बच्चों 7 मीटर, क्योंकि 3 और 4 जुड़ जाएंगे। ठीक है, और यही हम क्या कर सकते हैं, हम विस्थापन को भी इसी डायग्राम में दिखाएंगे आप लोगों को। मैंने कहा है, देखो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को। देखिए बच्चों, यहाँ आपके पास प्रारंभिक स्थिति ये है इसकी, यानी पहले शुरुआत कहाँ से की है उसने, पॉइंट ए से, यानी बिंदु ए से चला है वो, और पहुंच गया कहाँ, बिंदु सी पर पहुंच गया, इसकी अंतिम स्थिति है। तो इनके जो बीच की दूरी है ये वाली,
ये जो इनके बीच की दूरी है ये विस्थापन है। यहां हम क्या लिख सकते हैं सर, विस्थापन। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा दिमाग लगाना आप लोग। दूरी की अगर बात करें, अदिश राशि थी, क्योंकि अदिश राशि में परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो आप देखिए परिमाण है इसमें, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो निश्चित नहीं थी, कभी ये पहले इधर कोई फिर इधर को घूमगी, कोई निश्चित दिशा नहीं थी। ठीक है, लेकिन अगर विस्थापन की बात करें, विस्थापन आपके पास में देखो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स है, यानी बिंदु ए से सी के बीच में ये आपके पास में डायरेक्शन इसकी फिक्स होगी। परिमाण में निकाल के दिखाऊंगा आपको इसका कैसे निकलता है। और यहाँ एक बात और आपको सीखनी है कि जो अदिश राशि है वो अदिश योग नियम का पालन करते हैं। सदिश राशियां सदिश योग नियम के हिसाब से देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ अगर हमें विस्थापन निकालना हो तो ये हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज बन चुका है, और इस समकोण त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लें तो ये हमारे पास विस्थापन निकल सकता है। तो मान लो सपोज दैट कि आपके पास में थीटा यहाँ है कोण, अगर आपने थीटा यहाँ मान लिया तो ये आपके पास आधार यानी बेस होगा, और ये आपके पास कर्ण होगा, और ये लंब होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि हमें थीटा यहाँ नहीं मानना, यहाँ मानना है, तो यहाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर क्या हो जाएगा, बस ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, कर्ण भी यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे आप, लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं बच्चों, यानी या तो आप ऐसे बोल सकते हो किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ क्या हो सकता है, देखिए यहाँ हमें कर्ण हमारे पास में क्या है ए सी स्क्वायर, आधार क्या हमारे पास में ए बी, तो हो गया ए बी का स्क्वायर, और प्लस यहाँ क्या हो सकता है आपके पास में बी सी का स्क्वायर। देखिए बच्चों, अगर हमें ए सी निकालना है तो इधर रूट लग जाएगा, और ये आपके पास में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और बराबर यहाँ आप इसका मान सकते हो ए बी कितना है आपके पास 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर, और बराबर यहाँ क्या कर सकते हो 3 दिया 9 और प्लस 16, और बराबर आपके पास आ गया यहाँ 25, और बराबर आप 5 निकाल सकते हो 5 मीटर यहाँ पूछ सकते हो। यानी कि आपके पास में जो विस्थापन आया है, विस्थापन कितना हो गया आपके पास बच्चों 5 मीटर। तो इस तरीके से आप दोनों में क्या कर सकते हो, अंतर दिखा सकते हो। दोनों में हमने अंतर दिखा दिया है, आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, ये सदिश राशि अदिश राशि क्या है, और इन्हें कैसे हम निकाल सकते हैं। इस डायग्राम का आपको बहुत ही योगदान मिलने वाला है इन दोनों में, अगर आपको अंतर दिखाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में ये चीज आई होगी। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में एक समान व असमान गति। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं हम यहाँ एक समान व असमान गति। ठीक है बच्चों, इसके बारे में आप लोगों को समझना है। जो मैं आपको इसके बारे में बोल के बताऊंगा वो आपको अच्छी तरीके से समझना है। थ्योरी जैसे मैं बोलता हूँ उस हिसाब से आप अपनी नोटबुक पे इसे नोट कर लेना। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ एक समान गति की। तो एक समान गति कैसी है बच्चे, देखिए जैसे मान लो कोई गतिशील वस्तु है, गतिमान वस्तु है, वो समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है। मान लो पहले 1 मिनट में जितनी उसने मान लो सपोज करो 10 मीटर की दूरी तय करी, यानी 1 मिनट में 10 किलोमीटर मान लो। 10 किलोमीटर वैसे जाने की नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, हवाई बात हो जाएगी। चलो हम ऐसा करते हैं कि उसने 1 मिनट में वो चली 50 मीटर की। ठीक है, तो अगले जो 1 मिनट है उसमें भी वो 50 मीटर की दूरी ही तय करेगी। समझ में आया कुछ, क्या बताया हमने? यानी कि अगर किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो तो उसकी इस गति को हम क्या कहते हैं, एक समान गति। ठीक है, अब बात करते हैं असमान गति की। असमान गति कैसी है देख लीजिए इसके बारे में भी। यानी ये इसका थोड़ा सा विपरीत हो जाएगा कि जैसे हम कह सकते हैं कि यदि कोई गतिमान वस्तु
समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है। इसका मतलब क्या है, यानी कि वो पहले 1 मिनट में 50 मीटर गई, दूसरे 1 मिनट में या तो वो कम गई या ज्यादा गई, तो उसकी जो एक गति होती है, यानी 50 मीटर से जो या तो कम हो या ज्यादा हो, तो उसकी इस गति को, इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, असमान गति। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर कोई बाइक चलाता है बच्चा, उसे भी पता होगा, अगर आपने 1 मिनट तक 40 की स्पीड पे चलाई मोटरसाइकिल अपनी, 40 की स्पीड से आपने उसके कान दबाए हैं, उसके बाद फिर 1 मिनट बाद आपने या तो उसकी रेस थोड़ी कम कर दी है एक्सीलेटर की, और भाई या फिर आपने उसे बढ़ा दिया, या तो आपने 30 कर दिया हो अगले 1 मिनट तक, और या आपने उसे जैसे वो 40 चल रही थी 50 कर दिया हो। तो इस टाइप से क्या होगा कि वो अलग अलग दूरी तय करेगी, यानी पहले 1 मिनट में वो 40 किलोमीटर गई, दूसरे मिनट में वो 40 गई या कम गई, वो आप लोगों को डिसाइड करना है कि कम चलानी है आपको ज्यादा चलानी है, लेकिन होनी चाहिए 40 से अलग। तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, असमान गति। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसे जैसे मैंने आपको बोल के बताया है, आप वीडियो को पॉज करना, और पॉज करने के बाद आप आराम से अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत परेशानी है आपको समझने में, या मेरी भाषा में कोई परेशानी आ रही हो, या मेरी जो मैं इसमें शायरी लिख रहा हूँ इसमें कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट लिख सकते हैं, और कमेंट में आप अपनी समस्या को शो कर सकते हैं, जिससे हम उन समस्याओं का समाधान करेंगे। और जो भी हमारे से बोर्ड में लिखने में या अक्षरों में थोड़ी बहुत ही कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसे हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपके पास में। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, तो ये हमारे पास में हो गया चाल तथा वेग। बच्चों जैसे आपने दूरी और विस्थापन की बात करी थी, हमने आपको समझाया था, ऐसे आपके पास में 2 टॉपिक हो रहे हैं, चाल तथा वेग। मैं आपको बता दूं बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ये चाल अदिश राशि है और वेग क्या है आपके पास, सदिश राशि है। ठीक है, मात्रक भी दोनों के सेम ही होंगे, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो पहले आप इनकी डेफिनेशन देख लीजिए। ये आपके पास में पहले डेफिनेशन हम चाल की लिखेंगे, चाल। ठीक है बच्चों, तो चाल क्या होती है, देखिए आप लोग, यानी स्पीड होगी जो इसकी स्पीड क्या होगी, देखिए आप लोग, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं, वस्तु की चाल कहते हैं। तो बच्चों ये इसकी डेफिनेशन है, आप आराम से इसे नोट कर सकते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। कोई वस्तु है, समय एकांक होना चाहिए, चाहे वो 1 सेकंड हो, 1 मिनट हो, 1 घंटा हो, 1 दिन हो, 1 साल हो, यानी उसकी जो इस टाइप की गति, यानी कि जो एकांक समय में तय की गई दूरी है, उसे हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, और ये इसका जो मात्रक होता है वो आप लिख सकते हैं, इसका पहला आप इसे डिनोट कर लो, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड होता है, और यहां लिख भी सकते हैं, यह एक अदिश राशि है। ये बच्चों आपको नोट करना है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं माना, इसका सूत्र भी लिखना है हमें, या चलो पहले आप इसका सूत्र लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम दिखा देते हैं कि सूत्र कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं सूत्र। सूत्र इसका जो होगा वो होगा चाल बराबर दूरी बटा समय। ये बच्चों इसका सूत्र होता है। आप इस सूत्र से तीनों में से कोई भी वैल्यू गायब हो,
आप इन तीनों में से अगर एक वैल्यू गायब हो, 2 की वैल्यू देगा सवाल में, तो आप इसे निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं माना कोई वस्तु t समय में s दूरी तय करती है। ठीक है बच्चों, s दूरी तय करती है, तब वस्तु की चाल, तब आप वस्तु की चाल निकालोगे तो v बराबर आपके पास हो जाएगा s बटे टी, ये इसका फॉर्मूला जाएगा। और यहाँ हम लिख सकते हैं मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो गया। इसकी अगर आप वीमा लिखना चाहो तो वीमा भी लिख सकते हो, इसकी या ये लिख सकते हो इसका विमीय सूत्र। बच्चों मैंने विमीय सूत्र भी आपको लिखवा रखा है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, L t की पावर माइनस के गुणा ये होता है। बस यही इसकी डिटेल है जो आपको याद करनी है। मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन मैंने इसकी दी है, आपको उसके बारे में समझा भी दिया है, क्या है किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, सूत्र इसका क्या है, फॉर्मूला क्या हो गया इसका, और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसका विमीय सूत्र क्या है। ये आपके बारे चाल के बारे में था। आप वीडियो को पॉज करके इस सारी चीज को उतार सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक मैं लूंगा इसके बाद मैंने दूसरे नंबर पे था वेग। वेग में बच्चों आपको कुछ नहीं करना है। अगर मैं आपको यही बता दूं तो आप समझ भी सकते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं विस्थापन को, वेग को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ वेग के बारे में। आप ये नोट कर लिया होगा आपने, मैं से हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो बच्चों मैं इसमें ही आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ कि यहाँ तो मैं लिख देता हूँ जैसे हमने चाल लिखा था, यहाँ लिखेंगे हम वेग, वेग यानी वेलोसिटी, और आपके पास में जो चाल था उसे स्पीड बोलते हैं। यहाँ देखिए किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, यहाँ दूरी याद था, लेकिन अब यहाँ क्या होगा, विस्थापन आएगा। बस आप थोड़ा सा चेंज कर लो, विस्थापन। चलो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर को लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ क्या चेंज करना है, विस्थापन। वस्तु की चाल कहते हैं, यहाँ चाल था, यहाँ क्या आएगा, विस्थापन को वस्तु का क्या कहते हैं, वेग, वेग कहते हैं। ठीक है, इसे भी v से ही प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम v वेक्टर लगा सकते हैं क्योंकि यह एक सदिश राशि है बच्चों। और सदिश राशि के ऊपर क्या होता है, ये जो वेक्टर रहेंगे तीर होता है, यानी इसे सदिश ही बोलते हैं, वेक्टर भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये इसे इससे प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, और यह एक जहां हमने अदिश राशि लिखा है तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सदिश राशि। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन यहीं से बन चुकी है, आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। सदिश, सदिश थोड़ा गलत हो गया था, ये ऐसे। ठीक है बच्चों, और ये हो गया सदिश राशि है। और इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र लिख सकते हैं आप। सूत्र क्या हो जाएगा इसका बच्चों, ये S क्या है, यहाँ S हम इसका विस्थापन लिख सकते हैं। चलो पहले आप इसका फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद में जैसे उसमें लिखवा था ऐसे लिखूंगा। देखो तो यहाँ लिख देंगे हम वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटा समय अंतराल, यानी कि अलग अलग समय में जो इसने विस्थापन तय किया है उसे हम क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं माना कोई वस्तु। ठीक है भाई, वही सेम प्रोसीजर है, आप दो तरीके से लिख सकते हैं। माना कोई वस्तु t समय में विस्थापन s वेक्टर प्राप्त करती है। ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, तब वस्तु का वेग
वेग जो होगा बच्चों वही होगा v वेक्टर बराबर s वेक्टर बटे t, ठीक है। और यहाँ जो ये समयांतराल लिखा है मैंने, आप लोग इसे समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा और इसे थोड़ा डिफाइन करूंगा। डिफाइन कैसा करना है मुझे देख लीजिए आप लोग। डिफाइन ऐसा होगा, ये विस्थापन यानी कि समयांतराल है, ऐसे हो सकता है कि मान लो t1 समय में s1 विस्थापन तय हुआ और t2 समय में s2 विस्थापन तय हुआ, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं v वेक्टर, यानी कि हम इसे v वेक्टर लिख सकते हैं, वही हो जाएगा s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1। लेकिन वैसे यहाँ नहीं दिखाने का, मैं इसे थोड़ा सा एक टॉपिक और आएगा हमारे सामने, उस चीज़ को वहाँ करके दिखाऊंगा। फिलहाल तो आप इसे ऐसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मान लो हमारे पास में कोई वस्तु है, गति कर रही है, एकाग्र समय में विस्थापन तय करती है, तो विस्थापन को हम उसे क्या कहते हैं, उसका वेग कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने इसका मात्रक बता दिया आपको, इसका सूत्र बता दिया आपको, और इसकी अगर विमा की बात करें, इसकी जो विमा होती है वही होती है जो आपने उसका लिखा है चाल का, इसका विमीय सूत्र आपके पास हो गया L/T⁻⁻1। बच्चों यही होगा, समझने की बात है। दोनों में कंपेयरिंग करने की अगर बात करें तो थोड़ा सा फर्क है, बाकी सारी चीजें इसमें सेम है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। आशा करता हूँ कि आपके समझ में ये सारा का सारा लेक्चर आया होगा। जितने टॉपिक मैंने आपको अच्छी तरीके से बताए हैं वो सारे समझ में आए होंगे। तो बच्चों हमारे चैनल के साथ में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है और कमेंट भी करना है। थैंक यू सो मच, ठीक है।